राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, धीरे धीरे हम परसेंटेज को कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस और आएंगे अभी। इस वीक के अंत तक शायद मैं कोशिश करूंगा कि परसेंटेज को कंप्लीट करा दिया जाए। फिर भी कोई रह जाएगा तो फिर देखेंगे बाद में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इस चैनल के माध्यम से फायदा मिल सके। जो भी साथी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए ये चैनल बहुत ही यूजफुल है और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट है, एक से एक बेहतरीन कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ और बताता रहूंगा आगे भी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। आपको पसंद आया वीडियो, नहीं आया, अच्छा लगा, बुरा लगा, वो सब कमेंट करें। दोस्तों, बिना समय गवाए हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन लेते हैं जो पार्ट 13 चल रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 2,79,000. 2 by 3 of them are males and rest are females. 50% male are married. तो दो क्वेश्चन पूछ रहा है इस सवाल में। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन एंड सेकंड सवाल है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। हिंदी में देखते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 2,83,000 है। 2/3 लोग पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित है। तो पहला सवाल है प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें और दूसरा सवाल है प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करें। दोस्तों, ये हमें परसेंटेज में निकालना है कि इतने परसेंट लोग विवाहित हैं, इतने परसेंट महिलाएं विवाहित हैं, इतने परसेंट पुरुष विवाहित हैं। तो विवाह का जो कंसेप्ट होता है दोस्तों, वो ये होता है कि एक आदमी औरत के साथ विवाह करता है। तो जितने मेल मैरिड होंगे, जितने आदमी विवाहित होंगे, उतने ही फीमेल मैरिड होंगी, मतलब उतने ही औरतें विवाहित होंगी। ठीक है। तो हम एक एक्सेप्शन केस को नए कई लोग होते हैं जिनके दिमाग में ये भी खुरापा चलेगा कि यार वो ट्रांसजेंडर वाला क्या सीन है, बॉय बॉय से भी तो एक कानून ही बना है हमारे देश में कि बॉय बॉय से भी शादी कर सकता है, तो हम उसको भी तो काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जब तक सवाल ना दे उस चीज को बिल्कुल भी ना लें। ठीक है। एक जनरल केस लेके हम सवाल को सोल्व करें, वो केस ना लें। ठीक है। तो बस सिर्फ ये माने कि भाई आदमी औरत से विवाह करेगा, जितने आदमी मैरिड होंगे उतनी ही औरतें मैरिड होंगी। ठीक है। पहला विवाह का कंसेप्ट हो गया। दूसरा, हमें परसेंटेज विवाहित जनसंख्या निकालनी है। हमें एग्जैक्ट जनसंख्या नहीं निकालनी। देखिए सवालों में, देखिए आपको परसेंटेज में निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मांग रहा है। तो जब एग्जैक्ट वैल्यू एग्जामिनर नहीं मांगता है तो हमें भी एग्जैक्ट डेटा निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो परसेंटेज जब भी कंपेयर वैल्यू है, कंपेरेटिव वैल्यू है ये, तो जब भी कंपेरेटिव वैल्यू आती है तो जब भी अगर कंपेरेटिव वैल्यू आती है तो कंपेयर वाले सवालों में रियल नंबर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। कंपेरेटिव वाले क्वेश्चंस में रियल नंबर की जरूरत नहीं होती। तो जो परसेंटेज चेंज है वो कंपेरेटिव वैल्यू है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट तो कुछ चाहिए, हमें तो इतना बताना है कि भाई इतने परसेंट जनसंख्या विवाहित हो गई, इतने परसेंट बच गई। तो जो कंपेरेटिव वैल्यू है, पहले तो आप एक नोट डाल के लिखिए कि कंपेरेटिव वैल्यू में COMPARATIV, कंपेरेटिव वैल्यू में
ठीक है। कंपेरेटिव जब वैल्यू आती है, माइक, जब भी कंपैरिजन के सवाल आते हैं, कंपेयर वैल्यू आती है, कंपैरिजन वाले सवालों में, कंपेरेटिव वाले, इसको आप इस तरीके से लिखिए, COMP, कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस में रियल नंबर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो जो कंपैरिजन वाले सवाल है उनमें रियल नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल तो हम देखते ही आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो परसेंटेज चेंज आ रहा है ना, परसेंटेज विवाहित जनसंख्या पूछ रहा है, परसेंटेज में चेंज पूछ रहा है कि कितने लोग विवाहित हैं कितने नहीं है। तो परसेंटेज जो चेंज है ना, ये भी कंपेरेटिव वैल्यू है। COMPARATIV, कंपेरेटिव वैल्यू है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंपैरिजन का सवाल है, तो इसमें हमें रियल डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हमें 2,97,79,000 से कोई लेना देना नहीं है, हम इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमें इस टाइप से नहीं मिलेंगे कि 1,78,000, 1,20,000, इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन नहीं होंगे। वहां पर ऑप्शन होंगे परसेंटेज में, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अब सवाल को कैसे टैकल करें वो देख लेते हैं। वो तो सवाल ही कह रहा है कि कोई नगर है, उसकी जनसंख्या जो भी है, उसके 2/3 लोग पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। पहले सवाल कहता है वैसे देख लेते हैं कि ये मेल है मान लो और ये फीमेल है। 2/3 लोग पुरुष है, मतलब 3 लोग अगर मैं टोटल मानता हूँ, अगर मैं ये मानता हूँ कि 3 लोग हैं, उनमें से 2/3 तो पुरुष ही है, तो 2 लोग क्या है, मेल है, और एक क्या है, फीमेल है। अब कह रहा है कि 50% पुरुष विवाहित है, तो 50% पुरुष, मैं मान रहा हूं कि भाई टोटल नगर की जनसंख्या ही 3 यूनिट है, जिसमें से 2 यूनिट तो हमारे पास मेल है और 1 यूनिट जो बचा वो फीमेल है। अब 2 यूनिट का 50% क्या है, इसका जो 50% है ना, 50% मतलब 1/2, तो 2 का 50% हो गया 1, तो ये हो गए मैरिड। यानी कि 1 यूनिट जो 1 यूनिट जो मेल है वो मैरिड है। अब आपको पहले भी बताया था इसी वीडियो में कि शुरुआत में डिस्कस किया था कि जितने मेल मैरिड होंगे उतने ही फीमेल मैरिड होंगे। ठीक है। वो लो वगैरह का कंसेप्ट यहाँ मत डालना, यहाँ सिर्फ अपने जो लिया जाता है जनरल वे में वो लेना है। ठीक है। तो जितने मेल मैरिड है उतनी ही फीमेल मैरिड होंगी। तो मेल तो फीमेल तो हो गई, एक ही थी, मान 1 यूनिट ही थी फीमेल, और एक यूनिट क्या होगी, मैरिड होगी। ठीक है। अब जो सवाल पूछना चाह रहा है वो देखते हैं। परसेंटेज विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें। तो भाई मेरे टोटल पॉपुलेशन 3 यूनिट है, उसमें से 1 यूनिट मेल भी मैरिड होगा, 1 यूनिट फीमेल मैरिड होगी, तो 2 यूनिट होगी। तो पहले सवाल को जब सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए, इस चीज को लिख लीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा इसको। ठीक है। लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। अच्छा, पहला सवाल जब हम लेते हैं तो ये सवाल देखिए, परसेंटेज विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें। हमारे पास 3 यूनिट है टोटल पॉपुलेशन, तो विवाहित कितने हैं, 2 यूनिट, टोटल है 3 यूनिट, तो 100 पर कितना, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। परसेंटेज का मतलब ही ये है कि कोई संख्या 100 के रिस्पेक्ट में कितना है, वही तो परसेंटेज है। ठीक है। तो ये परसेंटेज वैल्यू आ गई 2/3, तो 1/3 होता है 33 सही, 1/3%, तो 2/3 हो गई 66 सही, 2/3%। तो जो 66 से 2/3% पॉपुलेशन है वो विवाहित है।
दोस्तों मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियोस में, उनको देखिए आप। 1/3 होता है 33 सही 1/3%। जब आप 2/3 निकालेंगे तो इसको 2 से गुणा करेंगे 33 को, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये निकल रहा होगा। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल ये कह रहा है कि परसेंटेज विवाहित महिला ज्ञात करें। तो महिलाएं तो हमारे पास एक यूनिट ही थी, जो एक की एक यूनिट महिलाएं विवाहित हो चुकी है। तो विवाहित महिलाएं ज्ञात करनी है। तो मैरिड कितनी है, 1 यूनिट। और टोटल, ये टोटल मतलब कुल है, कुल मेल और कुल फीमेल। कुल फीमेल कितनी है, एक, और एक की विवाहित है, तो 100 पे कितना, तो ये आ गया 100%। मतलब ये हुआ कि 100 की 100% जो महिलाएं हैं वो विवाहित है। इस सवाल से हमें क्या जानकारी मिली दोस्तों? इस सवाल से हमारे को ये जानकारी मिलती है कि जब भी परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन आए, ठीक है, जब भी परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन आता है, परसेंटेज में वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो हमें जो रियल वैल्यू है, इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, उनको लेने की एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर इस वैल्यू में ऑप्शन देगा ही नहीं। वो सिर्फ ये पूछ रहा है अगर कि परसेंटेज विवाहित, परसेंट में विवाहित जनसंख्या ज्ञात करनी है तो परसेंट में हमने निकालना है, परसेंट विवाहित महिलाएं ज्ञात करनी है तो परसेंट में हमने निकालना है। तो रियल वैल्यू की इसमें कोई जरूरत ही नहीं है, तो हम ले लें। इससे कैलकुलेशन बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। अब आप निकालने लग जाओगे 2/3 गुणा 2 लाख गुणा 80,000, निकाल दे रहा हूँ, इनका क्या जा रहा है। फिर आप उनको डेटा को लेकर के फिर सोल्व करो, तो ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें एग्जामिनेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A labor works 50 hours per week and he earns rupees 2600 as wage. If his per hour wage is increased by 60% and duration of work is reduced by 14 to 7%, find the percentage change in his income. हिंदी में देखते हैं। एक मजदूर एक सप्ताह में 50 घंटे काम करता है और 2600 रुपये कमाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा कह रहे हैं यदि उसका प्रति घंटे वेतन 60% बढ़ता है और कार्य जो है वो 14 सही 2/7% कम करता है वो, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, परसेंटेज चेंज ज्ञात करें। दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी ये बात बोली है कि जो परसेंटेज चेंज है ना, जो परसेंटेज चेंज हम निकाल रहे हैं, इसमें हमें रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो जो परसेंटेज चेंज होता है ये कंपेरेटिव वैल्यू होती है। आप साइड में नोट डाल के लिख लीजिएगा कि जो परसेंटेज चेंज होता है ना, तो परसेंटेज चेंज होता है, परसेंटेज जो चेंज होता है वो एक कंपेरेटिव वैल्यू है। PARATIV कंपेरेटिव वैल्यू है। COMPARATIV कंपेरेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो जो परसेंटेज चेंज है ये कंपेरेटिव वैल्यू है, और कंपेरेटिव वैल्यू में हमें रियल जो नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पर 2600 50 आवर्स, ये लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस परसेंटेज चेंज में सवाल पूछा है। वो ये जानना चाह रहा है कि उसकी इनकम में कितना परसेंट या तो बढ़ा है या घटा है। बस उसको इससे, इस आंसर को इस चीज से मतलब है। आंसर को इससे मतलब नहीं कि वो पहले 2600 कमाता है तो क्या 3000 कमा रहा है, क्या वो अब 2400 रुपये कमा रहा है, ये नहीं पूछ रहा क्वेश्चन। ऑप्शन ये पूछ रहा है जैसा क्वेश्चन की डिमांड है हमें वैसा ही उत्तर निकालना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या करोगे, आप रियल वैल्यू निकालोगे और उसके बाद फिर आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, तो उससे क्या होगा, सवाल लेंथी होगा। ठीक है, तो इसलिए जो सवाल जैसा पूछ रहा है वैसा करने की कोशिश करें, पहली बात। तो परसेंटेज चेंज मैंने बता दिया, ये कंपेरेटिव वैल्यू है। कंपेरेटिव वैल्यू में जब भी कंपेरेटिव वैल्यू आती है तो हमें रियल नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है,
अब ये सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या है, कोई मजदूर है 50 घंटे काम करता है सप्ताह भर में और वो 2600 रुपए कमा रहा होता है, ठीक है। उसका अब वो कह रहा है कि यदि उसका प्रति घंटे वेतन 60% बढ़ता है और कार्य 14 से 2/7% उसको कम करना पड़ रहा है, तो उसकी आय में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा, परसेंटेज चेंज आएगा। देखिए दोस्तों, जो इनकम होती है ना, वो कैसे निकाली जाती है, उसकी वेज कैसे निर्धारित होती है कि भाई हमने काम किस गति से किया है और कितने घंटे किया है, ठीक है। जैसे इस सप्ताह में हम लोग काम करते हैं, ठीक है। अब काम करने की हमारी दर क्या है, वो होती है वेज पर हावर, ठीक है। प्रति घंटे वेतन, प्रति घंटे वेज पर हावर 60% बढ़ता है, ठीक है। वेज पर हावर है, मल्टीप्लाई होगा किससे, टाइम से, ठीक है। कार्य कम करना पड़ता है। वेज पर हावर जब मल्टीप्लाई होगा किससे, टाइम से, तो हमारी क्या होगी, वेज निकल जाएगी, हमारी जो सैलरी है, हमारी इनकम है वो निकल जाएगी। इनकम का मतलब ये होता है कि एक सीधा सा फॉर्मूला होता है कि वेज पर हावर को जब आप टाइम से गुणा करेंगे, टाइम भी किस में होना चाहिए, हावर में, तो हमारी क्या निकल जाएगी, वेज। मतलब जब आप वेज पर हावर को टाइम से गुणा करेंगे तो वेज निकल जाएगी। कैसे निकलेगी वो बता देते हैं। वेज पर हावर क्या है, ये काम को करने की दर है, दर, ठीक है। अब जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे होंगे उस समय बहुत अच्छे से डील करेंगे कि कार्य क्या होता है, कार्य उस समय बस वेज मान लो या काम मान लो, इसकी जगह कोई दिक्कत तो नहीं। काम को करने की दर गुणा समय, काम को करने की दर गुणा समय ही क्या है, कार्य। तो अब कार्य के रूप में यहाँ क्या निकल के आ रहा है, यहाँ वेज है, तो बात है कि वेज पर हावर मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो हमारा क्या हो गया, वेज आ जाएगा कि हमने किस दर से काम किया और कितने घंटे काम किया, ये निर्धारित करता है हमारी सैलरी को, ठीक है। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि प्रति घंटे वेतन, प्रति घंटे, अगर प्रति पर आवर, ये क्या है, इसकी दर है, 60% बढ़ता है। 60% की फ्रिक्शन हमें पता होनी चाहिए। 60% की फ्रिक्शन होती है 3/5। 5 अगर मैं इसकी वेज लेता हूँ तो प्रति घंटे वेतन बढ़ता है, प्रति घंटे जो वेतन है 60% की दर से बढ़ता है। अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 का 60% कितना हुआ, 3, मतलब 5 और 3 8। मतलब आप ये देखिए कि पहले घंटे अगर उसको 5 रुपए मिलते हैं तो अगले घंटे उसको 8 रुपए मिलेंगे, क्योंकि 60% वेतन बढ़ेगा उसका। कंडीशन ऐसी अप्लाई कर रखी है यहाँ पर, फिर अगले घंटे में उसको 8 का 60% ऐड करके मिलेगा। इस तरीके से उसकी दर निकल रही है, ठीक है। सवाल में ये कह रखा है, कार्य देखिए, कार्य होता है 14 से, कार्य क्या है, टाइम, कार्य कम करना पड़ता है उसको, ठीक है, कम करना पड़ता है, ठीक है। तो टाइम जो है, जैसे टाइम यहाँ पर दे रखा है 14 से 2/7% दे रखा है, मैं यहाँ से भी ले लेता हूँ। 14 से ही 2/7% की जो फ्रिक्शन होती है वो होती है 1/7। यदि मैं ये मानता हूं कि पहले दिन वो 7 घंटे काम करता है तो वो अगले दिन जो है कार्य कम करता है, तो कम करेगा 7 का 14 से 2/7% काम कम कर रहा है वो, तो उसको कितना काम करना पड़ेगा, कितने देर काम करना पड़ेगा, 1 घंटे कम। 7 का 14 से 2/7% कितना होता है, 1, तो 7 में से 1 गया तो 6। इस तरीके से वो घटता, मतलब आप ये देखिए कि उसकी कंडीशन इस तरीके से अप्लाई होगी। पहले तो क्या है, दिहाड़ी मजदूर है, ये हम नहीं कहते ठेके वाले मजदूर है कि भाई आप आओ 50 घंटे काम करो और 2600 रुपए लेके चले जाओ। एक तो ये मजदूर है, एक ये मजदूर है जो दिहाड़ी पे नहीं है, मतलब जो ठेके पर नहीं है, ये कंडीशन कंडीशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब कंडीशन ये अप्लाई हो रही है कि उसका प्रति घंटे वेतन 60% बढ़ेगा।
ठीक है। और आगे जो टाइम है, वो काम करने की जो टाइम है ना उसका, वो 14 से 2 बटे 7% की दर से घटेगा। यानी कि पहले अगर उसको 5 रुपए मिल रहे हैं पहले घंटे में, तो उसको 7 घंटे काम करना पड़ रहा है। अगली बार वो उसको मिलेंगे 8 रुपए, और उसको 6 घंटे ही काम करना पड़ेगा, और फिर ऐसे घटता घटता चला जाएगा। ठीक है, तो हम इतना तो निकाल नहीं सकते। तो हम सिर्फ ये दो वैल्यू ही बहुत है। एक तो ये इनिशियल दे देगा अपने को, 5 गुना 7 कितना हो गया, उसकी बेस कितनी मान लो 35 रुपए है, और 8 6 48। तो उसकी बेस मान लो पहले 35 रुपए कमा रहा था वो, और अब कमा रहा है कितने, इस जो कंडीशन से कमा रहा है 48 रुपए, पहले वाली कंडीशन से कमा रहा है 35 रुपए। अब यहाँ पर हमें 35 को कई लोग 2600 के बराबर करेंगे, फिर वहां से वैल्यू निकालेंगे, फिर 48 की वैल्यू निकालेंगे, तो आंसर तो आ जाएगा परसेंटेज चेंज का, लेकिन वो बहुत ही लेंथी होगा। तो आप क्यों ना परसेंटेज चेंज ही हमें याद करना है सवाल में, तो क्यों ना हम डायरेक्ट करें कि भाई पहले 35 यूनिट कमा रहा है, अब 48 यूनिट कमा रहा है, तो कितना ज्यादा कमा रहा है, बोलो। 13 यूनिट ज्यादा कमा रहा है, किस पर, 35 पर। तो 100 पर कितना, यही तो परसेंटेज है भाई। 13 रुपए ज्यादा कमा रहा है 35 पे, 100 पे कितना परसेंटेज चेंज। मैंने पहले भी बताया था, दुनिया का कोई भी चेंज हमेशा पास्ट के रेस्पेक्ट में आएगा। पास्ट को देखिए, पास्ट के रेस्पेक्ट को देख, पास्ट को देखकर ही हम चेंज बता सकते हैं कि इस चीज में या इस व्यक्ति में कितना चेंज हुआ है। अगर हम उसके पास्ट को नहीं जानते, तो हम उसमें चेंज नहीं बता सकते। ठीक है, तो हमें पास्ट वैल्यू को, पास्ट के रिस्पेक्ट में चेंज आएगा, पास्ट ये है। और 100 से गुणा क्यों किया वो भी मैंने बताया, कि कोई भी वैल्यू 100 के रेस्पेक्ट में कितना बदल रही है, वही तो परसेंटेज है। इसलिए मैंने इसको 100 से गुणा किया। 100 से गुणा नहीं करोगे तो आप परसेंटेज में नहीं निकाल पाओगे इसको। ठीक है, तो इसलिए परसेंटेज में चाहिए मेरे को वैल्यू, इसलिए 100 से गुणा कर दिया। 5 7 35 और 5 दूनी 10। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 13 दूनी 26 बटे 7, 7 21, 5 7 7 1/7। मतलब जो उसकी सैलरी है, उसकी जो बेस है, वो 37 सही 1/7% क्या हो गई, बढ़ गई है। इस कंडीशन पे काम करने पर उसकी जो आय में परिवर्तन होगा, वो 37 सही 1/7% बढ़ के होगा। मतलब इससे 37 से 1/7% वो ज्यादा कमा रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बताया। एक मेरे व्यूवर्स है, उसका कमेंट आया था, मैंने पढ़ा था अभी मॉर्निंग में। तो उन्होंने कहा कि सर आप इतने लेंथी क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, और चैनल तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन करा के निकल रहे हैं, आप भी इजी इजी करा के निकल जाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए, व्यू आए या न आए, कोई सब्सक्राइब करे या न करे, मैं इन चीजों से बहुत दूर जा चुका हूँ। ठीक है, जो मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि मैं एग्जाम दिया है मैंने, और एग्जामिनेशन का लेवल मैं जानता हूँ अच्छे से। एग्जामिनेशन में कोई हलवे टाइप के क्वेश्चन नहीं आते आजकल, कि जो लोग करा दिया वही हो गया। मैं इतना कुछ कराऊंगा आपको, फिर भी मैं गारंटी नहीं दूंगा कि यही आएगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर का मूड पता नहीं कि कहाँ वो लैंग्वेज टर्न कर जाए, और कौन सी लैंग्वेज आपको समझ में आए। तो मेरा वो इरादा नहीं है बिल्कुल भी आपको गुमराह करने का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उस व्यूवर को, जो भी देख रहे हैं चैनल को, भाई मैं तो इससे भी, ये तो कुछ नहीं है, इससे भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन और बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज लेके क्वेश्चनों को कराऊंगा। जिसको देखना होगा देखेगा, समझना होगा समझेगा, नहीं देखना होगा चैनल छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, मैं गुमराह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन का जो लेवल है ना फिलहाल, वो देखना, आपको ये एग्जाम देके देखना, और फिर क्वेश्चनों को देखना, बहुत पीक पे जा चुका है। आप देख रहे हो कट ऑफ कितना जा रहा है, 160 60 200 में से 150 नंबर तो कट ऑफ है। मतलब आपको 180 नंबर लाने पड़ेंगे, 190 नंबर तक लाना पड़ेगा, तब जाके आपका कहीं हो पाएगा सिलेक्शन 200 में से। अब आप वहां तक तो कैसे पहुंचोगे, 100 नंबर तो हर कोई ले आएगा ना भाई, 50% तो हर कोई ले आता है, उससे ऊपर बढ़ने में दिक्कत आती है, उससे ऊपर बढ़ाता है ये लैंग्वेज। तो एक एक कंसेप्ट को समझते हुए चलिए, और चीजों को सीखिए। कोई हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। और मैं तो इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा।
ठीक है। तो टफ वर्क कुछ नहीं है। अब कोई कह रहा है मैं कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे काम का है क्या भाई? काम का सब कुछ है, कांस्टेबल का हो चाहे कांस्टेबल में थोड़ा सा लेवल हल्का रहता है, ये मैं मानता हूँ। तो आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है। और बाकी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल बहुत बेहतरीन और बैंक के पीओ, बैंक का कलरक, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस कलरक, इनके लिए बहुत शानदार कंसेप्ट है। एनटीपीसी के लिए भी अच्छे कंसेप्ट है, आप इनको पढ़िए। और ये मत सोचिए कि वहाँ इजी करा रहा है तो वहाँ चला जाऊँ, क्योंकि आप चले तो जाओगे लेकिन फिर 2 महीने बाद जब एग्जाम दोगे, फिर वहाँ कुछ मिलना नहीं है एग्जाम में, वो जो कराएंगे, फिर वापस इसी पे आओगे। तो इससे बेहतर है कि आप चीज़ों को समझिए धीरे धीरे, तो चीज़ें आने लगेंगी, ठीक है। तो इन पे काम कीजिए, लैंग्वेज पर। और हार्ड वर्ड कुछ नहीं है, आप 2 बार देखिए वीडियो को, 3 बार देखिए, समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और जिसको जहाँ से पढ़ना हो पढ़े, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसको जहाँ से पढ़ना हो पढ़े। मेरी किसी भी चैनल वाले से कोई भी ऐसा नहीं है, कंपटीशन नहीं है कि भाई वो तो उसके तो इतने व्यूज आ रहे हैं, मेरे तो आ ही नहीं रहे। मैं मेरे को अच्छा लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जहाँ से जितना पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है मत पढ़े, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भाई इन क्वेश्चनों को निकालें, कंसेप्ट को बिल्डअप करें और धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो भाई हार्ड वर्ड कुछ नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एग्जाम में और समझ में भी नहीं आएगा कहाँ से निकल गया, ठीक है। फिर कहोगे सर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये चीज़ें आप समझिए। देखिए, सिंपल करोगे तो मेरे हिसाब से सिंपल ही मैंने कराए हैं, ऐसा नहीं मैंने नहीं कराए, मैंने सिंपल भी कराए हैं। मैंने कहा बेसिक टू एडवांस लेवल लेके जाऊंगा। मेरा बैच का मकसद यही है कि आपको बेसिक से उठाना है और पीक पॉइंट तक, जेनिथ पॉइंट तक आपको पहुंचाना है, बस। फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर लेंगे, ठीक है। तो इतना सही टारगेट है और मैं वो करूंगा। मैं हल्के क्वेश्चन भी लूंगा, मीडियम भी लूंगा और बहुत अच्छे लेवल के भी लूंगा, ठीक है। तो आप देखिए, एक बार में नई चीजें समझ में आएगी, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि शुरुआत में चीजें नहीं पकड़ में आती हैं, धीरे 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 पकड़ में आएंगी। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, तब जाके कुछ पकड़ में आने लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।